हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। बीपीएससी ऑडिटर के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर के लिए क्लास को कंटिन्यू कर दिया गया है। मैंने फर्स्ट क्लास में मांग का नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन किया था। साथ ही साथ सेकंड क्लास में सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच क्या रिलेशनशिप होता है, इस चीज़ को भी हम लोगों ने देख लिया था। आज हम थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को देखेंगे, जिसे हम लोग गॉसिन का नियम के नाम से भी जानते हैं, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसिन। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही इकोनॉमिक्स का कोई भी क्लास अगर मैं लेता हूँ तो आपको हो सकता है कि 7 से 8 मिनट तक वीडियो समझ में नहीं आए, लेकिन जैसे ही 8 से 10 मिनट के बाद अगर आप वीडियो देखिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपके माइंड में जाने लगेगा और वीडियो लास्ट होते होते आपको चीज़ें बिल्कुल कंप्लीट समझ में आ जाएगी। ओके। और एक बात इम्पॉर्टेंट ये भी है कि कोई भी लेक्चर को सुनने के पहले या तो आप टेक्स्ट बुक को पढ़ लीजिए, या जो मैंने पीछे वाले जो मैंने वीडियो को बनाया है उस वीडियो को भी अगर आप सुन करके क्लास में अगर आप क्लास को लेंगे तो भी आपको चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि हर एक चैप्टर जो होता है दूसरे चैप्टर से आपस में जुड़ा होता है। आज जो मैंने थर्ड चैप्टर को स्टार्ट किया है इसका लिंक सेकंड वाले वीडियो से है। ओके। लेकिन मैं संक्षिप्त रूप में सीमांत उपयोगिता को मैं समझा दे रहा हूँ, उसके बाद ही मैं आज के क्लास को मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, ताकि जो भी स्टूडेंट जो है सेकंड वाले वीडियो को नहीं देखे हैं उनको भी ये चीज़ें समझ में आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। आलोचनात्मक का मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज करना। तो क्रिटिसाइज करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी की केवल पॉजिटिव चीज़ों को बोलें, यानी उसके पॉजिटिव चीज़ों को भी बोलना है और उसके निगेटिव चीज़ों को भी बोलना है। ठीक है, यही होता है आलोचना, क्रिटिसिज्म। ठीक है। अर्थशास्त्र में इस नियम का क्या महत्व है, यानी क्रिटिकली एग्जामिन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, यही क्वेश्चन है जो आज हम लोगों को करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन जो सॉल्व करने का जो दृष्टिकोण है, हमारा जो अप्रोच है वो क्या होना चाहिए कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को परिभाषित करेंगे, डिफाइन करेंगे और सीमांत उपयोगिता की व्याख्या भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफिनीशन देंगे और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का हम लोग व्याख्या करेंगे। ठीक है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या करेंगे। यहाँ पे ह्रास छूट गया है। इसके पश्चात हम लोग चित्र से निरूपण करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ विथ टेबल एंड डायग्राम। टेबल और डायग्राम के माध्यम से टेबल और डायग्राम के माध्यम से मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग ग्राफ के माध्यम से दिखाएंगे। कुछ नियम के अपवाद हैं, एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ को देखेंगे। ये जो नियम के अपवाद जो हुए ना, यही आलोचना हुआ, क्योंकि यहाँ पर नियम फेल कर जाता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यहाँ पर फेल कर जाता है और इस पॉइंट को जब हम लोग देखेंगे तो इसकी आलोचना जो है ऑटोमेटिक हो जाएगी और नियम का महत्व को देखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ को देखेंगे। यानी जब आप अपवाद को देख लेते हैं, महत्व को देख लेते हैं, तो आपका क्रिटिसिज्म वाला जो सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो जाता है और इस नियम का महत्व क्या है वो भी कंप्लीट हो जाता है। और इसके पश्चात एक छोटा सा कंक्लूजन हम लोग लिख देंगे। तो ये जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे थे वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सीमांत उपयोगिता सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का कथन क्या है, पहले हम लोग कथन को देख लेते हैं, कहना क्या चाहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को समझा दे रहा हूँ।
मैंने पिछले क्लास में मैं आप लोगों को बताया था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी उपभोक्ता किसी भी वस्तु की इकाइयों का प्रयोग करते जाता है तो अगली इकाई को यूज करने के पश्चात उसे जितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलता है, यानी जितनी उस वस्तु से उसे उपयोगिता प्राप्त होती है, वही सीमांत उपयोगिता कहलाती है। जैसे मान लिया जाए कि कोई कोई कंज्यूमर जो है, उपभोक्ता जो है, कंटिन्यू रोटी खा रहा है, तो फर्स्ट रोटी से उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा और सेकंड रोटी के खाने के बाद कुछ और सेटिस्फेक्शन मिलेगा, थर्ड रोटी के खाने के बाद कुछ और सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम रोटी की इकाइयों को बढ़ा रहे हैं, उसका जो सेटिस्फेक्शन जो उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो चेंज हो रहा है, बदल रहा है। तो जो चेंजिंग हो रहा है ना, जो बदलाव हो रहा है पहली रोटी खाने के पश्चात सेकंड रोटी में, और सेकंड रोटी के खाने के पश्चात थर्ड रोटी को खाने के पश्चात जो उसकी उपयोगिता में जो परिवर्तन हो रहा है, उसे ही हम लोग सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, यानी अगली यूनिट, अगली इकाई को लेने के पश्चात जितनी उपयोगिता में परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो ये नियम उसी से रिलेटेड है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का कहना है कि जब हम किसी एक संतुष्टि का बिना किसी व्यवधान के लगातार प्रयोग करते रहते हैं तो उस संतुष्टि की मात्रा तब तक घटती है जब तक कि उससे पूर्ण तृप्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम वस्तुओं को यूज करते जाते हैं, वस्तु की इकाई को यूज करते हैं बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी रुकावट के, तो हम तब तक हमारी संतुष्टि की मात्रा में निरंतर गिरावट आती है जब तक कि हमारा जो संतुष्टि का जो स्तर है वो जीरो ना हो जाए, सेटिस्फैक्शन लेवल हमारा जीरो ना हो जाए। आपको चीज़ें थोड़ी देर के बाद क्लियर होने लगेगी, इसलिए पैसेंस बना करके रखिएगा। आपको डेफिनेटली इकोनॉमिक्स बहुत ही इजी लगने लगेगा, बशर्ते कंडीशन है कि पैसेंस के साथ 25 मिनट वीडियो को ध्यान से सुनिए। इसके पश्चात हम लोग मार्शल के डेफिनेशन को देखेंगे कि मार्शल महोदय क्या कहे हैं कि अतिरिक्त लाभ जो एक व्यक्ति किसी वस्तु के स्टॉक की मात्रा में वृद्धि करने के कारण प्राप्त करता है, अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु की स्टॉक की मात्रा में वृद्धि के साथ घटती जाती है। कहने का मतलब है, मार्शल साहब कहते हैं कि अतिरिक्त लाभ जो एक व्यक्ति को किसी वस्तु के स्टॉक की मात्रा में वृद्धि करने के बाद प्राप्त होती है, यानी एक एक यूनिट को जब बढ़ाते जाता है और अन्य बात भी समान रहे, इसका मतलब को मैं समझाऊंगा थोड़ी देर के बाद कि इसका मतलब क्या हुआ। पर वस्तु के स्टॉक की मात्रा में वृद्धि के साथ घटती जाती है। कहने का मतलब है कि वस्तु के स्टॉक को हम जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, उस वस्तु से प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता है उसमें ह्रास होता है, उसमें डिमिनिशिंग आती है। ठीक है, उस उसका जो उपयोगिता है वो उपयोगिता में ह्रास होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि सीमांत उपयोगिता के घटने का कारण क्या है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन का ही पार्ट है कि सीमांत उपयोगिता घटता क्या क्यों है। तो आप लिखेंगे कि व्यक्ति की जो इच्छाएं जो होती है, व्यक्ति का इच्छा यानी डिजायर अनंत होता है, किंतु प्रत्येक इच्छा का पूर्ण किया जा सकता है। व्यक्ति की इच्छाएं अनंत है और उस इच्छा को पूर्ण किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारी जो डिजायर है वो कभी फुलफिल हो ही नहीं सकती है। डिजायर फुलफिल हो सकती है। जैसे मान लिया जाए कि मुझे भूख बहुत जोर से लगी है, तो उस भूख को तो आप खत्म कर सकते हैं ना, बशर्ते आपको खाना कितना भी खाना पड़े। लेकिन एक पॉइंट तो ऐसा आएगा,
एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जब जब आपको खाते खाते ऐसा लगेगा कि मेरी भूख बिल्कुल खत्म हो गई। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य कोई भी इच्छाएं जो है वो फुलफिल्ड है, ऐसा नहीं है कि फुलफिल्ड नहीं है, लेकिन मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती है। ठीक है। विभिन्न वस्तुओं की एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती है। देखिए, दुनिया की कोई भी वस्तु जो है ना, दूसरी वस्तु का 100% स्थान नहीं ले सकती है। ठीक है। क्या अगर आपको प्यास लगी है तो क्या आप कोल्ड ड्रिंक्स पी करके अपनी प्यास को बुझा सकते हैं? नहीं। टेम्परोरी रूप से आप अपनी प्यास को बुझा सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आपको फिर लगेगा कि मुझे पानी पीना चाहिए। कहने का मतलब है कि दुनिया की कोई भी वस्तु एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट 100% नहीं हो सकती है। अगर आपको रोटी खाने का मन हो तो आपको ब्रेड खिलाया जाए, ब्रेड है, तो क्या ब्रेड कभी रोटी का स्थान ले सकता है? नहीं ले सकता है। ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों को एग्जामिनेशन में लिख देना है कि सीमांत उपयोगिता के घटने का रीजन क्या है। तो ये दो रीजन को आप लोग लिख दीजिएगा, मार्क्स ठीक ठाक मिलेगा। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि मार्शल के सिद्धांत की मान्यता क्या है। एजम्पशंस ऑफ मार्शल्स लॉ, मार्शल के लॉ की मान्यता क्या है। अब चीजें थोड़ी देर के बाद आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगी। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को चीज समझ में आ जाएगा। जब मैं इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करूंगा तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए पैशंस बना करके पढ़ा कीजिए इकोनॉमिक्स को। मार्शल के सिद्धांत की मान्यता क्या है, आप इसे एग्जामिनेशन में इसी तरीके से लिखेंगे। एजम्पशंस ऑफ मार्शल लॉ, वस्तुओं का उपभोग निरंतर क्रम में होना चाहिए। मार्शल कहते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम तभी लागू हो सकता है जब कोई भी उपभोक्ता यानी कंज्यूमर वस्तुओं का जो उपभोग करता हो वो निरंतर करता हो, कंटिन्यूअस करता हो। कहने का मतलब है कि अगर मुझे भूख लगी है तो मुझे मुझे एक कौर खाना अभी खिलाया जाए और 2 घंटे के बाद फिर मुझे एक और खाना खिलाया जाए, तीसरे घंटे के बाद मुझे फिर एक और खाना खिलाया जाए, तो क्या मेरी भूख मिट सकती है? नहीं, मेरी भूख नहीं मिट सकती है। और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम वहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो भूख है वो और बढ़ता जाएगा। ठीक है। वस्तुओं की उपभोग इकाइयों का आकार पर्याप्त होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लिया जाए कि अगर मुझे भूख बहुत जोर से लगी है और मुझे चावल एक थाली ना दे करके मुझे चावल का एक एक दाना दिया जाता है खाने के लिए। एक चावल का दाना खाने से क्या आपकी भूख मिट जाएगी? नहीं। अगर आपको जोर से प्यास लगी है और आपके जिह्वा पे, जीभ पर एक बूंद पानी का डाला जाता है तो क्या आपकी भूख मिट जाएगी? नहीं। आपको प्यास मिटाने के लिए कंप्लीट एक ग्लास पानी पीना होगा। इसी कारण से आकार पर्याप्त होनी चाहिए की बात की गई है। सभी वस्तुओं इकाई आकार और बनावट में एक समान और समरूप होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो भी हम यूनिट का, जो भी हम वस्तु की इकाई का यूज कर रहे हैं, सबका साइज सेम सेम होना चाहिए, तभी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम काम करेगा। उपभोक्ता की आय एवं उपभोग एवं उपभोग प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता का मतलब हुआ कि जो कंज्यूमर है यानी जो उपभोग करने वाला है उसकी इनकम नहीं बढ़नी चाहिए। जैसे ही उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो उस वस्तु को न खरीद करके वो दूसरी वस्तु को खरीदेगा या दूसरी वस्तु का यूज करेगा। यानी उसकी उपभोग की जो प्रवृत्ति है ना, वो भी किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। उपभोक्ता का फैशन, रुचि और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी का नियम फुलफिल नहीं करेगा। तो आपको एग्जामिनेशन में ऐसे ही लिखना है कि मार्शल के सिद्धांत की मान्यता क्या है। तो इस मान्यता में आप इतने सारे पॉइंट्स को आप लिख देंगे।
उसके पश्चात हम लोग सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का एक ग्राफ को देखते हैं। ठीक है, ये ग्राफ आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगा। मान लीजिए कि किसी वस्तु का हम यूज करते हैं, प्रत्येक यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहली वस्तु को जैसे हम लोगों ने यूज किया तो सीमांत उपयोगिता 30 मिला, उसके पश्चात 40 मिला, उसके पश्चात 50 मिला। एक बात इंपॉर्टेंट है कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि सीमांत उपयोगिता कोई जरूरी नहीं है कि सीमांत उपयोगिता दूसरी इकाई से ही घटना प्रारंभ कर दे। हो सकता है कि 3 से 4 यूनिट यूज करने के बाद हमारी सीमांत उपयोगिता घटती हो, यानी 30 के बाद जो है यहाँ पर 20 10 भी हो सकता है। ये भी एक कंडीशन हो सकता है कि पहला यूनिट खाएं, पहला रसगुल्ला खाएं और दूसरा रसगुल्ला खाने के बाद मेरी सेटिस्फैक्शन लेवल जो है और नीचे गिर गई, मतलब उससे जो संतुष्टि मिल रहा था कम मिला। तीसरा रसगुल्ला खाने के पश्चात और मुझे कम संतुष्टि मिला। लेकिन कभी कभी किसी किसी केस में क्या होता है कि कंज्यूमर के पास किसी वस्तु को पाने की चाहत इतनी होती है कि पहला यूनिट को देने के बाद अगर उसे उपयोगिता 30 मिली है तो दूसरी यूनिट को यूज करने के पश्चात उसकी उपयोगिता 40 मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसका जो डिजायर है, उसकी जो इच्छा है उस वस्तु का उपभोग करने की, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि 30 के बाद 40 आया, 40 के बाद 50 आया, लेकिन चौथी यूनिट जब वस्तु का यूज करता है तो उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है तब घटना प्रारंभ कर देता है। यानी यहाँ से इस पॉइंट से यूनिट नंबर 4 से उपभोक्ता को लगता है कि अब वस्तु से बहुत ज़्यादा उपयोगिता नहीं मिल रही है। यानी 40 हो गया, फिर 30 हो गया, 20 10 जीरो, और उस वस्तु की 8वीं यूनिट का जब प्रयोग करता है तो उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल जो है बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। कहने का मतलब है कि वो बिल्कुल सेचुरेटेड हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। ठीक है, और 9वीं वस्तु का जैसे प्रयोग करता है तो उसे लगता है कि सीमांत उपयोगिता और घट रही है, यानी उस वस्तु से जो विरक्ति है वो बढ़ गया है ना, उस वस्तु के प्रति अट्रैक्शन क्या हुआ, यहाँ पर बढ़ गया। इस तरीके से हम लोग देखें और इसी के बेसिस पर लेकिन टोटल यूटिलिटी को निकालते हैं। देखिए 30 था, 30 में 40 को जोड़ेंगे 70, 70 में 50 को जोड़ेंगे 120, 120 में 40 को 160, 160 में 30 को जोड़ेंगे 190, 190 में 20 को जोड़ेंगे 210, 210 में 10 को जोड़ेंगे 220, 220 में -10 होगा तो -210। यानी यहाँ पर आप देखिएगा 30 से लेकर के 120 तक बढ़ती दर। इसके पश्चात आप देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी तो इधर बढ़ रहा है 30 70 120 बढ़ती दर से, और उसके बाद इधर भी बढ़ रहा है 160 से 190, 190 से 210 आया, लेकिन इधर घटती दर से बढ़ रहा है। इधर जो बढ़ने का जो दर है थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से कम है, और इसके पश्चात यहाँ पर उपभोक्ता पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करता है और यहाँ पर कुल उपयोगिता और घट जाती है। इस चार्ट की इस चार्ट का यूज करके, है ना, इस टेबल का यूज करके हम एक ग्राफ को ड्रॉ करेंगे जो हमें सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को दिखाएगा। ठीक है, और उसके पश्चात जो है हमारा जो चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एक्स एक्सिस को दिखा दीजिएगा और इधर वाई एक्सिस हो जाएगा, और इधर 30 60 90 120 150 180 210 और 240 कुल उपयोगिता को आप दिखा दीजिएगा। ठीक है, और इधर आप सीमांत उपयोगिता को दिखा दीजिएगा 10 20 30 40 50, और इधर क्या हुआ, जीरो से अगर नीचे की तरफ आएंगे तो -10 -B। और आप जो मैंने चार्ट बताया है, जैसे 1 यूनिट पर 30, 2 यूनिट पर कितना था, 50 के लगभग में था। इस तरीके से आप दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आप ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिएगा। ऐसे ही इंच रखिएगा और इधर से इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप ड्रॉ कर लीजिएगा।
तो आपको इस तरीके का एक कर्व मिलेगा। एक पॉइंट यहाँ पे नोटिस करना है, जब अधिकतम संतुष्टि बिंदु पर, यानी कि जब उपभोक्ता को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, वहाँ पर पूर्ण तृप्ति बिंदु क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो है बी पॉइंट पर जब जीरो हो जाए, यहाँ पर देखिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, सीमांत उपयोगिता, इस एक्सिस को मिलाइएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी तो जीरो हो गया। तो इस पॉइंट पर जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाता था, तब हमारा सेटिस्फेक्शन कितना है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, टोटल यूटिलिटी गिरता है। कब गिरता है टोटल यूटिलिटी, तो जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारा निगेटिव की तरफ भागता है। यहाँ से अगर नीचे की तरफ आएंगे तो ये तो निगेटिव हो जाएगा ना। इसी ग्राफ को उस टेबल के माध्यम से ड्रॉ कर लेना है, और इसके बारे में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन मैंने कर दिया है कि कैसे ये ग्राफ जो है ऊपर की तरफ भाग रहा है। ठीक है, इसलिए और नीचे की ओर थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद मैं रीडिंग दे दे रहा हूँ, क्योंकि सारी चीज़ों को तो समझा दिया। कुल संतुष्टि रेखा ओडीएफ को हम तीन मुख्य भागों में बांट सकते हैं। ये जो ओडीएफ जो रेखा है, ओ डी ई एफ, ये जो रेखा है इसे हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है, ओ से डी तक लेंगे, डी से ई तक लेंगे तथा ई बिंदु से एफ तक लेंगे। बिंदु ओ से डी तक का भाग तीव्र गति का स्लोप है। देखिए, एक भाग है, दूसरा भाग है, तीसरा भाग है। यहाँ पे स्लोपिंग क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, स्लोपिंग कम है, और यहाँ पे स्लोपिंग क्या है, ऋणात्मक है। इसी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जब आपको जो है नोट्स को जब आप देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर आ जाएगी समझ में। ठीक है, देखिए ये पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, आप यहाँ पे पढ़ लें। बिंदु ए से ए तक सीमांत उपयोगिता भी बढ़ रही है। बिंदु डी पर टीयू वक्र में एक मोड़ आता है, जहां से टीयू बढ़ रही है किंतु घटती दर से। इस बिंदु डी को मोड़ का बिंदु यानी पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। पॉइंट डी के पश्चात जहां पे टोटल यूटिलिटी का जो कर्व है वो ज़्यादा मुड़ गया था, उस पॉइंट को ही हम लोग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। बिंदु ओ से डी तक टीयू वक्र एक्स अक्ष के प्रति उन्तोदर यानी कॉन्वेक्स टू द एक्स एक्सिस होता है, किंतु बिंदु डी के बाद तथा ई से पहले तक टीयू वक्र एक्स अक्ष के प्रति अवनतोदर यानी कॉन्केव टू द एक्स एक्सिस हो जाता है, क्योंकि इससे मध्य टीयू वक्र सीमांत उपयोगिता की घटने लेकिन धनात्मक होने के कारण घटती हुई दर से बढ़ रहा है। तीसरा भाग ईएफ था, जिसमें सीमांत उपयोगिता के ऋणात्मक होने के कारण कुल उपयोगिता वक्र ने टीयू ने घटना आरंभ कर दिया। इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ आप खुद लिख लेंगे जब आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करने आ जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ग्राफ के बेसिस पर लिखी हुई है। इसके पश्चात जो है हम इस सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का आलोचना करेंगे कि किस किस परिस्थिति में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम काम नहीं करता है। तो फर्स्ट परिस्थिति क्या है, रुचियों में। कुछ विशेष प्रकार की रुचियों में सीमांत उपयोगिता घटने के स्थान पर बढ़ती है। कहने का मतलब है कुछ कुछ हमारी इंटरेस्ट ऐसी इंटरेस्ट होती है कि हम जितना भी उसका यूज करें, उपभोग करें, हमारा उसमें इंटरेस्ट बढ़ता ही जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप एक्सप्लेन कीजिएगा शराब के प्रयोग से। अगर एक शराबी को अगर उसके मन पसंदीदा खाना के साथ अगर शराब दे दिया जाए, तो क्या अपनी मन पसंदीदा खाना को इतनी आसानी से छोड़ेगा? नहीं, वो उसका और ज़्यादा यूज करेगा, मैक्सिमम लेवल तक खाएगा। क्यों? क्योंकि जो शराब है, शराब जो है उस वस्तु के प्रति उसका अट्रैक्शन को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो वहाँ पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम काम नहीं करेगा।
यानी कि जैसे जैसे वस्तु की इकाई का प्रयोग करेगा उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है उसमें कमी नहीं आएगी, वो बढ़ता ही जाएगा। तो शराबी के केस में, संगीत और कविता के केस में, कुछ कुछ संगीत ऐसे होते हैं, कुछ कुछ गाने सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो मुझे जितना सुनता हूँ मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो उस केस में भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम काम नहीं करेगा। यानी जो मिलने वाली वस्तु से जो उपयोगिता है उसमें हरासमेंट नहीं आएगा। चौथे नंबर पे क्या है, मुद्रा संचय में। मुद्रा संचय का मतलब हो गया, मुद्रा संचय का मतलब हो गया कि प्रत्येक अतिरिक्त इकाई बढ़ती हुई उपयोगिता देता है। ठीक है, आप देखेंगे कि किसी को भी पैसा बुरा लगता है क्या? अगर कोई करोड़पति इंसान है तो वो सोचता है कि मैं करोड़पति के बाद मैं क्या बन जाऊं, लाखपति हूं तो करोड़पति बन जाऊं, करोड़पति हूं तो खरबपति बन जाऊं। ठीक है, अरबपति बन जाऊं, अरबपति हूं तो खरबपति बन जाऊं। ठीक है, तो इस टाइप से आप देखेंगे कि मुद्रा का, मनी का जो कलेक्शन है उसमें इंसान बहुत कम सेटिस्फाइड होता है, तो उसमें सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम काम नहीं करता है। ये पॉइंट मैंने कुछ कुछ लिख दिया है कि इस नियम के अपवाद कहाँ कहाँ पर है, एक्स सॉरी, इस नियम का इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ पे अपवाद नहीं होगा, नियम का महत्व को करेक्ट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ। तो ये नियम उपभोक्ता व्यवहार की व्याख्या करता है। उपभोक्ता व्यवहार की व्याख्या करने का मतलब है कि उपभोक्ता अपनी सीमित आय को किस प्रकार अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, यह नियम इसकी व्याख्या करता है। उपभोक्ता के पास अगर कोई इनकम है तो उस इनकम से कितनी वस्तुओं को वो खरीद सकता है, ठीक है, किस किस वस्तुओं पर खर्च कर सकता है, ठीक है, उससे कंज्यूमर का बिहेवियर पता चलता है। मांग के नियम का आधार है। मांग का नियम का आधार क्यों हो गया? क्योंकि आप देखेंगे, मैंने फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि मांग वक्र बाएं से दाएं गिरता है। तो मांग वक्र का बाएं से दाएं गिरने का रीजन क्या होता है पता है? इसका रीजन होता है कि सीमांत उपयोगिता में ह्रास होने लगता है। तो जब सीमांत उपयोगिता में ह्रास होने लगता है, यानी उस उपभोक्ता को उस वस्तु से धीरे धीरे कम संतुष्टि मिलना जब प्रारंभ हो जाता है, तब उपभोक्ता क्या करता है, उस वस्तु पर कम पैसा खर्च करेगा। क्यों? क्योंकि उससे, उस वस्तु से सेटिस्फैक्शन उपभोक्ता को नहीं मिल रहा है, तो उस वस्तु पर कम पैसा खर्च करेगा। ठीक है, तो इस कारण से मांग के नियम को भी एक्सप्लेन करता है। ठीक है, उपभोक्ता की बचत के विचार का आधार क्या है? बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। इसका मतलब क्या हुआ कि उपभोक्ता किसी भी वस्तु की उतनी ही इकाइयां खरीदता है जहां पर उस वस्तु की सीमांत इकाई की उपयोगिता वस्तु की कीमत के बराबर हो जाए। इस सीमांत इकाई से पहले क्रय की गई सभी इकाइयों से उपभोक्ता को कीमत की तुलना में अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है, जबकि उपभोक्ता बाजार में सभी इकाइयों की एक समान कीमत चुकाता है। कहने का मतलब है कि ये उपभोक्ता की बचत के विचार का आधार भी प्रदान करता है। कंज्यूमर ये सोचता है कि मुझे किस वस्तु पर कितना पैसा खर्च करना है। अगर मुझे उस वस्तु से उपयोगिता कम मिल रही है तो उस वस्तु पर हम खर्च ना करके वहाँ का पैसा को हम सेव करेंगे, बचत करेंगे, और उस बचत से हम दूसरी वस्तु पर पैसा खर्च करेंगे। ठीक है, उसके पश्चात जो है कर निर्धारण का आधार। कर निर्धारण का आधार क्या है? बेसिस ऑफ टैक्स डिटर्मिनेशंस। बेसिस ऑफ टैक्स डिटर्मिनेशन क्या है, समझिए इस बात को। देखिए, हमारी जो इकोनॉमी है ना, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो उसमें प्रगतिशील कर प्रणाली काम करती है, यानी प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम काम करती है। अब आप बोलेंगे कि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या है? तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में होता क्या है कि ज़्यादा अमीर वर्गों पर ज़्यादा सरकार पैसा वसूल करती है, जबकि गरीब वर्गों से सरकार कम टैक्स वसूल करती है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि अमीर वर्ग को अपनी संपत्ति को सरकार को देने में, यानी टैक्स वाली पैसे को सरकार को देने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उस मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है अमीर वर्गों के लिए कम है,
लेकिन गरीब वर्गों के लिए अपने पैसे की जो सीमांत उपयोगिता है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए गरीब वर्ग से अगर आप देखेंगे कि 5 रुपया भी अगर खर्च हो जाए, 1 रुपया भी खर्च हो जाए, तो गरीब वर्ग को ज़्यादा दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि उस पैसे का जो मार्जिनल यूटिलिटी है गरीब वर्ग के पास ज़्यादा है, और अमीर वर्ग के पास जो है उस पैसे की जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो सीमांत उपयोगिता है, वो कम है। तो ये नियम इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करता है, मैंने समझा दिया। तो जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो आप इसी सारे पॉइंट को लिखिएगा कि इस नियम का महत्व क्या है। तो पहला महत्व क्या है? उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करता है। ठीक है, उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करता है। दूसरा क्या है? मांग के नियम का आधार है, इसी की बेसिस पर मांग का नियम चलता है। तीसरा क्या है? उपभोक्ता की बचत के विचार का आधार है। और चौथा क्या है? कर निर्धारण है, कर निर्धारण का आधार। इस तरीके से हम लोगों ने देखा इसका इम्पोर्टेंस को। एक और चीज़ है जिसे हम नेक्स्ट क्लास में बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी ये पॉइंट काम आएगा कि सम सीमांत उपयोगिता नियम, बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इस नियम को भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के आधार पर व्याख्या किया जाता है। अभी मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इस चैप्टर पे मैं एक नेक्स्ट क्लास लूंगा। लेकिन आप लोगों को पॉइंट याद रखना है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अगर इम्पोर्टेंस पूछे तो पांचवा इम्पोर्टेंस सम सीमांत उपयोगिता नियम का आधार को भी आप लोग लिख दीजिएगा। तो इम्पोर्टेंस में 5 इम्पोर्टेंस को बताया हमने, उन सारे इम्पोर्टेंस को आप लोग देख लीजिएगा। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसे हम गॉसियन का प्रथम नियम के भी नाम से जानते हैं, अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। किंतु यह नियम उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन के साथ साथ मांग के नियम तथा सम सीमांत उपयोगिता नियम का भी तार्किक व्याख्या करता है। इस तरीके से आपको एक कंक्लूजन लिखना है कि ये मांग के नियम को भी एक्सप्लेन करता है और सम सीमांत उपयोगिता नियम को भी एक्सप्लेन करता है। ठीक है, देखिए जब भी आप वीडियो देखिए तो कंप्लीट देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए, समझ में आ जाए। डेफिनेटली आपको कोचिंग का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। मैं जितने अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे बेहतर ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।